मुझे लगता है कि वीडियो फिल्म जैसे यहाँ चल रही है लेकिन कुछ प्रदर्शित नहीं हो रही। 1 सेकंड का प्रयास अगर ये नहीं होती है तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, कुछ व्यवधान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्षमा याचना करते हुए कि इसकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वयं को विनम्रता से सिद्ध करने वाले, इन्होंने छात्र जीवन से ही राष्ट्र सेवा का प्रण लिया और राजनीति को सेवा का माध्यम माना, ऐसे परम श्रद्धेय माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से सादर आग्रह करता हूं कि इन शुभ क्षणों में हम सभी को संबोधित कर अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज के इस कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में देहरादून से जुड़े हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही कर्मशील अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वहाँ उपस्थित उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी, हमारी टिहरी गढ़वाल से सांसद महारानी राजलक्ष्मी जी, हमारे गढ़वाल से सांसद श्री तीर्थ सिंह रावत जी, हमारे संगठन मंत्री अजय कुमार जी, कार्यालय की व्यवस्था को देखने वाले और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल गोयल जी, जो भवन निर्माण का कार्य देख रहे हैं, और यहाँ दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्री सम्माननीय रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, हमारे नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी, हमारे अल्मोड़ा के सांसद अजय टामटा जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता और मीडिया सेल के इंचार्ज और राज्यसभा में मेरे सहयोगी भाई अनिल बलूनी जी, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने छात्र काल से काम किया और वर्तमान में जो कार्यालय की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, ऐसे हमारे महेंद्र पांडे जी, और सभी यहाँ उपस्थित दिल्ली में इस कार्यालय में और वहाँ देहरादून में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो आज प्रथम नवरात्र है और इस शुभ घड़ी के लिए, इस नवरात्र में हम सब लोग शुभ काम में जुटे हैं, तो सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको नवरात्र की भी, और आज जो पवित्र कार्य हुआ है जिसमें आप सब लोग, हम सब लोग डिजिटल टूल के माध्यम से जुड़ने का हमको सौभाग्य मिला और उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से यहाँ दिल्ली में हमारे साथ सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मंच पर आसीन हमारे नेताओं की ओर से, आप सबको देहरादून में जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आज इस कार्यक्रम के लिए। मित्रों, जहां तक कार्यालय का सवाल है, मेरा उत्तराखंड से बड़ा गहरा और नज़दीकी रिश्ता है, पड़ोसी के नाते भी और संगठन की जिम्मेवारियों के नाते भी। मुझे याद है आज से लगभग 7-8 साल पहले मुझे
धन सिंह रावत ले गए थे कार्यालय की जमीन दिखाने के लिए, और उस समय उससे कुछ समय पूर्व ही कार्यालय की जमीन खरीदी गई थी। माननीय सौदान सिंह जी बड़ा आग्रह करते थे कि कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय की जमीन खरीदो। और जब हमने जमीन देखी थी तो मुझे उसी समय ध्यान में आया था कि एक बहुत ही अच्छा स्थान पर, जो कि मेन हाईवे के बगल में है, ऐसे स्थान पर आप कार्यालय बनाएंगे तो उसका निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने में सुविधा होगी, और यह कार्यालय पार्टी के विकास में और पार्टी को काम में गति देने में काम में आएगा, और उसमें एक सहूलियत पैदा होगी। आज वह साकार होते हुए उसकी शुरुआत हुई है। मैं फिर से आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, कुछ दिनों पहले त्रिवेंद्र जी दिल्ली आए थे तो उन्होंने मुझे उसका नक्शा भी दिखाया था, और अभी आप सब लोगों के माध्यम से अभी जिस पुस्तिका का विमोचन हुआ है वो कार्यालय के डिटेल्स के बारे में ही बताता है। मुझे खुशी है कि एक बहुत ही भव्य कार्यालय, अच्छा कार्यालय, एक बड़ी योजना लेकर के अगले आने वाले, अनिल गोयल जी 20 साल कह रहे थे, पर जो मैंने कार्यालय का नक्शा देखा है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले 50 साल तक वह कार्यालय बहुत ही उपयुक्त बनेगा और वह सब तरीके से मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ सुसज्जित होगा। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपको इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसमें आपने कॉन्फ्रेंस हॉल, छोटे बड़े, उसकी व्यवस्था की है, बड़ी संख्या में लोग एकत्र आए तो उसकी व्यवस्था की है, डिजिटल दुनिया की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं उसकी व्यवस्था की है। आपको मालूम है लॉकडाउन में हम लोगों ने डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल मीटिंग्स की हैं, उसकी आपने भरपूर उसमें व्यवस्था की है। मीडिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए भी आपने भरपूर व्यवस्था की है, और आपने पार्टी को आगे रिसर्च के दृष्टि से कैसे ले जाना है इसके बारे में भी आपने चिंता की है। आपने लाइब्रेरी की भी चिंता की है और डिजिटल लाइब्रेरी की भी चिंता की है। इसलिए मैं आज के सभी उन महानुभावों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पार्टी के अगले 50 साल का भविष्य देख करके इस कार्यालय का निर्माण किया है। इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कार्यालय हमारे काम को स्थायित्व देता है, एक उसको एक वातावरण भी देता है, एक विचार भी देता है। हम जब विद्यार्थी काल में होते थे तो हम कहते थे कि 5 क होने चाहिए। सबसे पहले तो कार्यकर्ता होना चाहिए, क से। फिर हम कहते थे कि कार्यकर्ता के साथ साथ कार्यक्रम होना चाहिए। फिर हम कहते थे सब कुछ चलाने के लिए कोष होना चाहिए। फिर हम कहते थे कि पार्टी को गति देने के लिए कार्यकारिणी होनी चाहिए, और ये सब चीजों को करने के लिए उत्तम कार्यालय होना चाहिए। ये 5 क की हम बात कहते थे। मुझे खुशी है कि आपने कार्यकर्ता निर्माण भी किया, आपने कार्यक्रमों की झड़ी लगाई, आपने कार्यकारिणी के माध्यम से संगठन को एक चालना दी, आपने कोष की भी चिंता की, और अब आप भव्य कार्यालय की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं बहुत खुशी के साथ आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं जो आप लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। कार्यालय कार्यकर्ता को एक संस्कार भी देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर कार्यालय किसी नेता के घर से चलता है तो संगठन पार्टी व्यक्ति की हो जाती है। और आपने देखा होगा कि अन्य पार्टियां परिवार ही पार्टी बन गई है, और हमारे यहां पार्टी ही परिवार बन गया है। इस बात को समझना चाहिए, ये हमारे में अंतर है। किसी दल को उठा करके देख लो, किसी दल को, सभी दल, पार्टियां परिवार बन गई हैं और परिवार में सीमित हो गई हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या क्षेत्रीय पार्टी भाई बहन को कोई बचाने में लगा हुआ है,
कोई मां बेटे को बचाने में लगा हुआ है, कोई बेटे को बचाने के लिए लगा हुआ है, भतीजों के साथ झगड़ा चल रहा है। यानी सारे राजनीतिक दल एक छोटे से परिवार के लिए सीमित होकर के खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी ही 18 करोड़ के सदस्य संख्या वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक परिवार के रूप में खड़ी हो गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से हमको संस्कार मिलता है। यहां बैठे हैं पांडे जी, सामने बैठे हैं श्याम जाजू जी। हम लोगों से कोई कैंपस में यूनिवर्सिटी में मिलने आया करता था जिसको हम कार्यकर्ता बनाते थे, तो हम उसको पहला कहते थे कि कार्यालय आओ। वो बोलता था कार्यालय में क्या रखा है? मैंने कहा आ तो जाओ। जब वो कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ता था तो उसको समझ में आता था कि यहां कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ने के साथ साथ समाज की चिंता भी करते हैं। उसमें से एक संस्कार जागृत होता था। हम लोग कार्यालय में चाय मंगवाया करते थे, चाय पीते थे। कई बार कहते थे 1:2, 1 कप चाय लाओ, 2 में बांट के पिएंगे। दोनों ही कारण थे, एक तो ज्यादा चाय क्यों पीनी और दूसरा उतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि सबको पिला लें, इसलिए 1:2, 2:3। लेकिन उस चाय के एक एक सिप में जो कार्यालय में पी जाती थी उसने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। यह संस्कार निकल करके आए, इसको हमको समझना चाहिए। हम लोग होली मनाया करते थे, तो हम होली कैसे मनाते थे? हम सबको बोलते थे भाई 10 बजे सभी लोग अपने रंग को लेकर के कार्यालय आना, और कार्यालय में ढोल बजा करते थे। कार्यकर्ता एक दूसरे को होली का रंग लगाते थे। सिर्फ कार्यालय में होली के रंग लगाने से मोहल्ले में होली मनाने का अंदाज आ जाता था और सब लोग समझते थे कि ये हैं जो लोग संगठन के बारे में चिंता करते हैं। आज भी जब भी कोई त्योहार का अवसर आता है तो मैं सबको बोलता हूं कि कार्यालय आओ, क्योंकि कार्यालय में जब हम कोई त्योहार मनाएंगे तो वह त्योहार पार्टी का त्योहार होगा और पार्टी के परिवार का त्योहार होगा। यह संस्कार उसमें से निकल करके आते हैं। इसलिए मित्रों, कार्यालय का एक अपना अंदाज है। घर में भी आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी आप लाइब्रेरी, पार्टी के लाइब्रेरी में जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप कार्यकर्ता को प्रेरणा देते हैं कि अध्ययन भी पार्टी के कार्यकर्ता का और नेता का एक बहुत बड़ा आयाम है। यह समझ में आता है। जब हम यहां पर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने घर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उससे बोध होता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी 18 करोड़ की पार्टी की आवाज निकल रही है, तो वो ये आवाज है, उसमें से इस बात का बोध होता है। इसलिए मित्रों, कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। एक होता है फॉर्मल कंट्रीब्यूशन, एक होता है इनफॉर्मल कंट्रीब्यूशन। कार्यालय का बहुत बड़ा इनफॉर्मल कंट्रीब्यूशन होता है, और इसलिए इस संस्कार को हमको आगे बढ़ाना है, इसको बनाए रखना है, इसको आगे चलाए रखना है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के पार्टी ने जो कार्यक्रम हम लोगों ने दिया उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से निभाया है और पहले से निभाती आई है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। सेवा ही संगठन है, इस काम में आप सब लोग लगे रहे। मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती थी। शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मैं पूछा करता था, बताइए बंशीधर जी कितने फूड पैकेट्स बटे, बताइए कितने राशन पैकेट बटे। तो बंसी भगत जी भी अपने कागजों को टटोलते हुए बताते थे आज इतने लाख हो गया, आज इतने लाख हो गया। और मित्रों, यह काम शहरी क्षेत्र में करना आसान है, लेकिन उत्तराखंड जैसे दुर्गम और पहाड़ी प्रदेश में लोगों की सेवा करना अत्यंत कठिन काम है। लेकिन आप लोगों ने गांव-गांव में जाकर के इस काम को किया, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत उत्तम काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। सेवा ही संगठन में, अब देखिए मैं इसके बारे में भी संस्कारों से इसको जोड़ रहा हूं। सारी पार्टियां लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गई और अभी भी सुषुप्त अवस्था में है।
अभी भी सुषुप्त अवस्था में कोई संगठन, कोई पार्टी सिवाय स्टेटमेंट देने के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और कुछ नहीं कर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने लगभग 29 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे और 5 करोड़ राशन बांटा है इस लॉकडाउन की अवस्था में, सिर्फ 3 महीने में। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि उत्तराखंड सक्षम प्रदेश है, वहां के लोग, कोई वहां भूखा नहीं रहता, सबके पास अन्न की व्यवस्था है। लेकिन लॉकडाउन के कारण जिन लोगों को दिक्कत आई थी राशन लेने में, जिन लोगों को दिक्कत आई थी, वहां आप सब लोगों ने उनकी मदद की। और मुझे यह भी खुशी है कि सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर, जो हमारे मजदूर भाई जो बंबई में काम करते थे, बंगलोर में काम करते थे, दूसरे इलाके में काम करते थे, वह जब अपने घर आए तो उनकी कोरोना की टेस्टिंग से लेकर, क्वारंटाइन से लेकर, उनकी भोजन की व्यवस्था से लेकर दवाई की व्यवस्था तक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की सरकार ने किया। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कहना आसान होता है मित्रों, लॉकडाउन की अवस्था में देश इतना डरा हुआ था और हम सब लोग जानते हैं कि अपने जान के बारे में हम लोग सबको जान प्यारी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जब नेता ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान कर दिया, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता निकल पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा करके। मास्क की व्यवस्था नहीं थी। हमारे लोगों ने इसी लॉकडाउन में 5 करोड़ मास्क बांटे हैं, 5 करोड़ मास्क बांटे हैं। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। महिला मंडल, महिला मोर्चा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सब लोगों ने मिलकर के इस काम को अच्छे से किया है। और आपको जान करके खुशी भी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आकर 2 घंटे बिताकर 7 प्रदेशों की रिपोर्टिंग लेकर के शाबाशी भी दी और उससे हमारा हौसला बढ़ा। अब हम लोग ई बुक बना रहे हैं कि मानवता की सेवा में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से अलग से काम किया, जहां सरकार ने भी काम किया और समाज ने भी काम किया। इस बात को हम उस ई बुक में दर्शाने वाले हैं। और 9 भाषाओं में, जो यूएनओ की रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं, उसमें इसको प्रकाशित करके ई बुक के माध्यम से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन की अवस्था में भारतीय समाज को किस तरीके से जागृत रखा। इसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने संपर्क अभियान को भी बहुत अच्छे से चलाया। अब ये भी देखिए, हमारी अन्य पार्टियां हमारी नकल कर रही हैं, लेकिन नकल तो नकल होती है, असल तो असल होती है। जब हम वर्चुअल मीटिंग करते हैं तो लाखों जुड़ते हैं, लेकिन जब दूसरे राजनीतिक दल वर्चुअल मीटिंग हमारी कॉपी करते हैं तो हजारों में सिमट जाते हैं। और मुझे खुशी है कि आपके यहां भी 2 वर्चुअल रैली हुई हैं और दोनों वर्चुअल रैली में पहाड़ के एक एक कार्यकर्ता जुड़ा, उसमें उसने लिंक मांगा। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लॉकडाउन के पहले अगर हम किसी को बोलते वर्चुअल मीटिंग करेंगे तो बोलता ये किस परिंदे का नाम है। लेकिन आज जब मैं कहता हूं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़ेंगे तो बोलता है वेब पर जुड़ेंगे, लिंक पर जुड़ेंगे, सिस्को पर जुड़ेंगे, किस पे जुड़ेंगे। एक गांव का कार्यकर्ता भी अब बोलता है भाई साहब लिंक भेज दो, बाकी हम जुड़ जाएंगे। ये डिजिटल दुनिया का प्रभाव लॉकडाउन की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है। इसलिए वर्चुअल मीटिंग भी की आपने, 70 वीडियो कॉन्फ्रेंस किए आपने लगभग 184 मोर्चे के लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। मैं इसके लिए भी उत्तराखंड के यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, शाबाशी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने संपर्क अभियान को बखूबी बूथ तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आगे चल करके ये जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किया है, हर बूथ पर हमारा एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए। जब हमने इतना कुछ कर लिया है तो कार्यालय की मदद से अब हमको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हर एक बूथ के व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ना चाहिए।
और उसमें हर 15 दिन पर 3 कंटेंट डालने चाहिए। एक कंटेंट डालना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश में दुनिया में घटता है उसके बारे में बताया जाए। आज से 5-7 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू किया। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। आप बताइए, कोर्ट में लाखों केस पड़े हुए हैं सिर्फ जमीन के दीवानी में, जमीन के मुकदमे के लिए। सिविल कोर्ट्स के केसेस हैं, जमीन के हैं। जब आपको स्वामित्व का आपको कार्ड मिल जाएगा और जब ड्रोन से और जब सैटेलाइट से आपकी धरती पर आपकी जमीन का नाप ली जाएगी और उस जमीन को नाप करके पटवारी उसकी वेरिफिकेशन जमीन पर जरेब से कर देगा, और जरेब से करने के बाद जब आपको डिजिटली एक कार्ड मिल जाएगा जिसमें आपके मकान का साइज क्या है, उसका स्वामित्व क्या है, और वो स्वामित्व आपको मिल जाएगा, और वो स्वामित्व जो होगा वो रिकॉग्नाइज्ड होगा। उसको जब हम कहीं दिखाएंगे तो हमको उसके माध्यम से बैंक का लोन भी मिलेगा। ये स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। भारत के किसान को जमीन के मामले में आजाद किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे ही आज से लगभग 20 दिन पहले, 25 दिन पहले शायद, यूएन जनरल असेंबली में भाषण देते हुए मोदी जी ने यूएन जनरल असेंबली के एजेंडे के बारे में मूल प्रश्न खड़ा कर दिया कि 70 साल पहले जब ये यूएनओ बना था तो इसका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को पूरा करने में कितने सफल हुए हैं, आज के डेट में यूएनओ का रेलेवेंस क्या है, उसका एजेंडा क्या है। वर्षों बाद भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ जिसने यूएनओ के साथ भी सीधी सीधी बात करके भारत का एजेंडा समझाया है, और यह ताकत रखी है तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ये एजेंडा, ये कंटेंट, इसके क्लिपिंग्स, इसको हमको सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहिए। ये नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं ये हमको डालने चाहिए। इसके साथ साथ हमको प्रदेश के मुद्दे डालने चाहिए। हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो संगठन, जो सरकार में काम किया है, जो नई नई योजनाएं लेकर के आए हैं, हमारे निशंक जी बैठे हैं यहाँ, पोखरियाल जी, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। पहली बार हुआ है कि शिक्षा नीति में मूल चूल परिवर्तन हो गया और सभी लोगों ने स्वागत किया, सभी विचारधाराओं ने स्वागत किया। यह संभव हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर हुआ। लेकिन क्या हमारा कार्यकर्ता जानता है कि शिक्षा नीति में हुआ क्या है, क्या उसकी विशेषता है? तो ये भी कंटेंट डालना चाहिए। ये राष्ट्रीय कंटेंट, ये अब आपके ही प्रदेश के हैं पोखरियाल जी, इनको बुलाइए, इनसे वहां पर लेक्चर दिलवाइए। आपको जानकर के अब बड़ी खुशी होगी कि अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में 5वीं से 8वीं कक्षा तक उसकी मूल भाषा में होगा। जो मां बोलती होगी भाषा, उस भाषा, मातृभाषा में होगा। इस बात को समझना चाहिए। कितना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो मैंने नीट, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया। एक ही जगह परीक्षा होगी और मेडिकल कॉलेज के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज, सबके एडमिशन की सीट की व्यवस्था भारत सरकार करके देगी कि कौन किस कॉलेज में पढ़ेगा। ऑप्शन तुम्हारा होगा, फैसला हमारा होगा। यह हमने करके दिया है। इसका अंतर क्या पड़ा? इसका अंतर यह पड़ा कि हमने 12 रीजनल भाषाओं में परीक्षा लेना शुरू किया। गुजराती में, मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, उड़िया में, बांग्ला में, असमिया में। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि इससे पहले डॉक्टर जो बन रहे थे वो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए धनाढ्य परिवार के लोग ही डॉक्टर बनते थे। अब क्योंकि गुजराती में है, क्योंकि मराठी में है, क्योंकि उड़िया में है, क्योंकि वह असमिया में है, क्योंकि वह बंगाली में है, इसलिए गांव का पढ़ा हुआ बच्चा भी अब डॉक्टर बनने लग गया है। यह भारत बना है, इसको हमको समझना चाहिए। यह शिक्षा नीति से आया। लेकिन ये सारी चीजें अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को, गांव में बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता को इस डिजिटल दुनिया से नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, तो एक बहुत बड़े जो हम आह्वान के साथ काम में जुटे हैं, एक बहुत बड़े
जिसको हम कहते हैं आराधना से, हम उसको वंचित कर देंगे। इसलिए हमारा ये काम बनता है कि जो हम अच्छा काम कर रहे हैं वह जनता तक जाए और कार्यालय इसमें उपकरण बने। कार्यालय का सोशल मीडिया जो है वो उसका उपकरण बने, वह उन सारे कंटेंट को इकट्ठा करे। प्रधानमंत्री जी की स्पीच, हमारे शिक्षा मंत्री जी की स्पीच, फिर उसके साथ निकाले हुए कंटेंट। वैसे ही हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इतने अच्छे काम किए हैं। हमने आयुष्मान भारत शुरू किया, इन्होंने अटल आयुष्मान भी शुरू किया। उसमें क्या चीज है उसके बारे में जानकारी, उसी तरीके से गरीबों के लिए आपने जो काम किया है उसके बारे में जानकारी, जो आपने आत्मनिर्भर भारत में जो आप जोड़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी, वह सारा कुछ डालना चाहिए। और इसके साथ साथ जो रीजनल इश्यूज हैं, जैसे बूथ पर कहीं सड़क चाहिए, कहीं मकान चाहिए, कहीं छोटा सा ब्रिज चाहिए, कहीं पुलिया चाहिए, इसके बारे में भी हमको बूथ की समस्याओं को भी कंटेंट के रूप में डालना चाहिए। तब जो कार्यकर्ता ये व्हाट्सएप पर देखेगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेगा, वह आपके साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी बदलाव का उपकरण बनेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी आप विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने गांव में बताए कि किस तरीके से, जब लॉकडाउन की अवस्था में, आज अमेरिका का चुनाव हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुन लो, सिवाय चीन को बोलने के अब कुछ है नहीं। फैसले, बड़े बड़े फैसलों में भी आज भी अमेरिका ये बात से स्पष्ट नहीं है कि लॉकडाउन नहीं लगाना ठीक था या लॉकडाउन लगाना होता तो अच्छा होता, इस पर आज भी स्पष्ट नहीं है। विषय चाइना पर जाता है, लेकिन अमेरिका में क्या हुआ ये विषय अपने ढंग से देखा जाता है। बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश, हमारे जो पाश्चात्य देश थे, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़े समृद्धशाली थे, बड़े सक्षम थे, उनकी भी स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना के संक्रमण में चरमरा गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश समय पर फैसला लेकर, लॉकडाउन लगाकर समय पर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया इस संक्रमण से। इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसका अंतर क्या हुआ, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास सिर्फ एक NIV की पुणे की लैब थी और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी दिन की। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 15 लाख है प्रतिदिन। उस समय हमारे पास एक भी हॉस्पिटल कोविड का नहीं था, आज 1600 कोविड के हॉस्पिटल्स हैं। उस समय हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल के साथ बेड्स नहीं थे, आज लगभग 4.5 लाख डेडिकेटेड बेड्स हैं। उस समय हम वेंटिलेटर आयात कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। आज भारत के उद्यमियों ने 3 लाख वेंटिलेटर्स बना करके हमारे भारत की सेवा के लिए लगाए। उस समय हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, बाहर से मंगवा रहे थे। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन भारत बना रहा है और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी दुनिया को, देश को दे रहे हैं। ये हमारे में परिवर्तन आया है। कल मैं बिहार में भाषण दे रहा था और मैंने कहा कि मोदी जी ने 122 देशों को दवाई पहुंचाई है और दवाई पहुंचा करके उनकी राहत दी है। जब मैं रात को 12 बजे आया तो मैं लिटरेचर को देख रहा था, तो मैंने देखा कि 122 देश नहीं, 150 देश हो गए हैं जिनको भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में दवाई पहुंचाई है। इसलिए दुनिया को हम लोगों ने नया दिशा दी। अब ये सारी बातें क्या उत्तराखंड के गांव-गांव में खबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उत्तराखंड के गांव-गांव को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मालूम होना चाहिए तो हमारे कार्यकर्ताओं का यह जिम्मा है, ये आंकड़े याद करके उनको बताना ये हमारा जिम्मा है। इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण पैकेज, बताइए 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, ये पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? 80 करोड़ की जनता को। और ये कब तक? दिवाली और छठ तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। 20 करोड़ जनता को 500-500 रुपए, 20 करोड़ बहनों को 500-500 रुपए 3 महीने, बोलो सीधे उनके DBT में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया?
और जब प्रधानमंत्री बोलते थे जनधन खाता खोलो, जनधन खाता खोलो, तो हमारे कांग्रेस के मित्र मजाक उड़ाते थे, मोदी जी खाता खुलवा रहे, खाता खुलवा रहे, क्या होगा खाता से? अरे खाता से ये हुआ कि न पोस्ट ऑफिस, न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, सीधे का सीधा मोदी जी का पैसा बहन के खाते में चला गया और 20 करोड़ जनता के खाते में गया। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये दिव्यांग भाई 1000 रुपए उनके खाते में पहुंचा, ये हमारे बुजुर्ग लोग जो वृद्ध पेंशन की दृष्टि से देखते थे उनको 1000 रुपए पहुंचा, जो विधवा बहनें थी उनको 1000 रुपए पहुंचा, और हमारे किसान भाई 8 करोड़ 60 लाख लोगों को 2000 रुपए की पहली किस्त और 2000 रुपए की दूसरी किस्त भी उनके खाते में सीधे पहुंची है। संख्या है 8 करोड़ 56 लाख, 8 करोड़ 56 लाख। कभी सोच सकता है कोई? लेकिन हाँ मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ है। इसीलिए ये नारा बहुत सही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन करके दिखाया है। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को, ठीक है, पार्टी को इस काम को अपने जिम्मे लेना पड़ेगा। हम सबको मालूम होना चाहिए कि आत्मनिर्भर पैकेज आया है, 1 लाख किसानों को हम लोगों ने जोड़ना है, लेकिन 1 लाख किसानों को जोड़ने के लिए हमको फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO बनानी पड़ेगी। और उत्तराखंड में मैं निवेदन करूंगा, बंशीधर जी आप इसकी चिंता कीजिए कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे आए और उसके गांव में किसान को क्या सहूलियत चाहिए इसके बारे में वो उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रखे और 1 लाख करोड़ रुपए में से उसका लाभ उठाए, ताकि उत्तराखंड के किसानों की तस्वीर बदल जाए। इस बात की हमको चिंता करनी पड़ेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इन बातों को आगे बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर पैकेज का पूरा सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग उठाएंगे। ये मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और एक विचारधारा के साथ हम काम कर रहे हैं। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एकात्म मानववाद। वह एकात्म मानववाद का अर्थ था जिसमें मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, ये सब जब सुखी होते हैं तो जाकर के असल सुख पैदा होता है। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब एक व्यक्ति सुखी हो जाए और उसके बगल वाला व्यक्ति दुखी हो तो वह समाज सुखी नहीं रह सकता। इसलिए समाज तब सुख होगा जब दूसरे के सुख में भी हमको सुख मिले और दूसरे को सुख देने का भी हम सौभाग्य प्राप्त करें। इस एकात्म मानववाद की बात को आगे बढ़ाया गया। उस एकात्म मानववाद से निकला अंत्योदय, अंतिम आदमी का विकास, उसमें से निकला आगे चल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मित्रों, अगर हम देखें मोदी जी के स्कीम्स को तो वो सभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कर रही है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में चिंता कर रही है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़ गया है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसकी चिंता की जा रही है। फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो उजाला योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का सवाल हो। गरीब के आंसू पोंछने का इंतजाम किया गया है। उसी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है और उसी का सशक्तिकरण का तरीका आत्मनिर्भर भारत है। मित्रों, इन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और आप सब से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो ये पार्टी की, जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, पार्टी इसको जिम्मा ले कि इसको जनता पर सही तरीके से ले जाने का जिम्मा किसी और का नहीं है, हमारा है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का है। ये स्वामित्व योजना, ये किसान को कौन बताएगा? ये कार्ड कौन दिलाएगा? ये सॉइल हेल्थ कार्ड का सर्टिफिकेट कौन दिलाएगा? ये कार्यकर्ता दिलाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को इन सारे कामों में जुड़ने की जरूरत है। मित्रों, मैं उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से बोल रहा हूं तो अब लालच भी रहता है कि कुछ पार्टी की बात कहूं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का काम शुरू किया है। अगर कार्यालय काम में स्थायित्व देता है तो प्रशिक्षण विचार में स्थायित्व देता है।
इसलिए प्रशिक्षण को भी हमको पूरा जोर देना पड़ेगा। अभी जो प्रशिक्षण लेंगे उनका प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन आगे चल करके आप सब लोगों को उस प्रशिक्षण में जुड़ना पड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए कैडर है तब मास है। जिस तरीके से बड़े शरीर को खड़ा करने के लिए 80 की जरूरत होती है, 80 शरीर को खड़ा रखता है, जिस तरीके से बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सीमेंट के साथ साथ सरिये की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से चलती हुई पार्टी को, चलायमान पार्टी को चलाए रखने के लिए विचारधारा की जरूरत पड़ती है। वही उसको स्थायित्व देता है और उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप कार्यालय का भी उपयोग कीजिए और कार्यालय से उपयोग करते हुए विचारधारा को बढ़ाने का भी इंतजाम कीजिए, और इसके साथ साथ प्रशिक्षण को भी आप मजबूती प्रदान करिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं बंशीधर भगत जी से भी निवेदन करूंगा, जो कुछ मुझसे बनेगा पार्टी की तरफ से आपके कार्यालय में योगदान करने के लिए वो मैं करूंगा। लेकिन मैं बंशीधर भगत जी को कहूंगा, आपने बड़ी अच्छी योजना बनाई है, आप त्रिवेंद्र जी का भी लाभ उठाएंगे, सभी लोगों का लाभ उठाएंगे, लेकिन अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी, अपने दाम से हमको खड़ा करना है, अपने चमड़े के से, अपने परिश्रम से हमको कार्यालय खड़ा करना है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता अपना योगदान करेगा और भव्य कार्यालय बनाएगा और उत्तराखंड के विचार को आगे बढ़ाएगा। इस बात की हम आपको शुभकामना देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता इस काम को करेंगे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आता हूं मैं देहरादून, तो आप लोगों से मुलाकात करूंगा। कोरोना के कारण, हम संक्रमण काल के कारण हम नहीं आ पाए, नहीं तो उत्तराखंड से जो मेरा लगाव है वो सब आप जानते ही हैं। जरूर ईश्वर हमको जल्दी मौका दे और मैं आऊं, आप सबसे मिलूं, आप सबके दर्शन भी करूं, और आने वाले समय में उस नए कार्यालय भवन में हम बैठ करके काम को आगे बढ़ाएं। यही मेरी आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम आभारी हैं, नतमस्तक हैं आपके समय के लिए, आपके उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए।